क्वेश्चन नंबर 10 मेरी शीट में है, ये करेंगे हम लोग। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पिकअप किया जा रहा है, एनसीईआरटी 9.5 है ये। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ वीडियो देखने वालों के लिए। फिगर शोज टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and other made of brass are loaded. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of the brass wire is 1.0 meter. Young modulus of steel is 2.0 into 10 to the power 11 Pascal and that of brass is 0.91 into 10 to the power 11 Pascal. Compute the elongations of steel and brass wire. तो इस क्वेश्चन में फिगर आपको दिया गया है। फिगर जो है मैं बना दे रहा हूँ। फिगर में ये एक रिजिड सपोर्ट है और इसमें पहले ऊपर जो लगा है वो स्टील वायर लगा हुआ है। इसमें एक इस प्रकार से 4 kg का ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है और उसके नीचे एक और वायर है जो कि ब्रास का है। ऊपर वाला वायर स्टील का है और नीचे वाला ब्रास का है। ठीक है, इसका जो वेट है नीचे वाले का वो 6.0 kg, मतलब ऊपर 4.0 kg और नीचे 6.0 kg। ठीक है, ऊपर वाले की जो अनलोडेड लेंथ है, मतलब कुल मिला के रिलैक्स कंडीशन में जो उसकी लेंथ है, रिलैक्स कंडीशन में लेंथ इसकी स्टील की वो कितनी है 1.5 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। और ब्रास की रिलैक्स कंडीशन में जो लेंथ है, मतलब जब खींचा नहीं गया था, इनिशियल लेंथ जिसको कहते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ 1.0 मीटर है। ठीक है, तो हमको दोनों वायर में इलोंगेशन बताना है, दोनों वायर में हमको इलोंगेशन बताना है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं स्टील की बात करता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो डायग्राम है वो क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं फॉर व्हाट, फॉर स्टील, तो गौर से देखिएगा। पहली चीज हमें क्या क्या पता है। पहली चीज हमें यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखा गया है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 2.0 into 10 to the power 11 पास्कल। अनलोडेड लेंथ स्टील के लिए मैं कैपिटल एस लिखा दे रहा हूँ। अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील जो है वो 1.5 मीटर है। इलोंगेशन इन स्टील हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डायमीटर क्वेश्चन का में वायर का दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। जो डाया है दोनों वायर का डाया 0.25 सेंटीमीटर, बोले तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको डायमीटर से एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4। ओके, तो एरिया जो आपका आ जाएगा पाई बाय 4 और डायमीटर आपका दिया गया है 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया। ठीक है, अब रह गया कि स्टील वायर को कितना फोर्स खींच रहा है। स्टील वायर को कितना फोर्स खींच रहा है, तो स्टील वायर को, तो जो लोड है यहाँ पे, वो लोड देखिए स्टील वायर के ऊपर 4 किलो का तो सीधा सीधा ये दिख रहा है, उसकी टांग पकड़े 6 किलो और लटक रहा है। ठीक है, अब कहोगे सर ये ब्रास वायर का कुछ भी तो थोड़ा बहुत वजन होगा, तो ब्रास वायर का वजन हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रास वायर का वजन निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई तरीका ही नहीं दिया गया, इस वजह से हम लोग ब्रास वायर का वजन छोड़ देंगे। यानी अल्टीमेटली ये समझिए कि स्टील वायर से एक ब्लॉक 4 किलो का, एक ब्लॉक 6 किलो का लटक रहा है। ठीक है, यानी कुल मिला के जो स्टील वाले तार को खींचने वाला जो फोर्स है वो वेट के बराबर होगा। ठीक है, कितना वेट, 10 किलो का, यानी वेट का फॉर्मूला m इंटू जी होता है, तो m हो गया 10, 6 + 4 और g कितना हो गया 9.8, इतना न्यूटन हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो बस अब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि वायर हो या रॉड लगता हमेशा यंग मॉडुलस ही है। ठीक है, फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस का y बराबर फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, अगर हम स्टील की बात कर रहे हैं तो स्टील का यंग मॉडुलस, स्टील में इलोंगेशन, स्टील की इनिशियल लेंथ, एरिया दोनों का सेम है और फोर्स हमने स्टील वाले वायर पे जो लग रहा है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको सही से अगर लिख लें तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन स्टील, इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील,
एरिया और इलोंगेशन इन स्टील। हमें निकालना क्या है? इलोंगेशन इन स्टील। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इलोंगेशन इन स्टील वायर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन स्टील वायर, इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर। सबकी वैल्यू हमारे पास है। फोर्स की वैल्यू है, एरिया की है, इनिशियल लेंथ की है, यंग मॉडुलस की है, सारी वैल्यूज हैं। वैल्यू रख देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो 10 इंटू 9.8 है, जो कि 98 आप कह सकते हैं। LS 1.5 है, 1.5 है। एरिया का वैल्यू जो है वो π/4 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर है। यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है वो 2.0 इंटू 10⁻11 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ स्टील वायर वुड कम आउट टू बी कितना? 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, इतना हो गया। अब स्टील के बाद हम बात करेंगे किसकी? ब्रास की। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए ब्रास का करना है तो बस फर्क इतना सा पड़ेगा। अब ये जब ब्रास का हो जाएगा तो यंग मॉडुलस ब्रास का लेना पड़ेगा। ब्रास का यंग मॉडुलस 0.91 होगा। जो इनिशियल लेंथ है ब्रास की वो 1.0 मीटर है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है। हाँ, जो फोर्स लगेगा ब्रास वायर पे आपको सिर्फ 6 किलो का वेट लगेगा, यानी कुल मिला के 6 इंटू 9.8 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप ब्रास के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो ब्रास का यंग मॉडुलस, ब्रास के ऊपर लगने वाला फोर्स, ब्रास में इंक्रीज इन लेंथ, ब्रास का इनिशियल लेंथ लेना पड़ेगा। तो यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रास, इनिशियल लेंथ ऑफ ब्रास, एरिया एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ब्रास। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रास, इनिशियल लेंथ ऑफ ब्रास और यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास। ठीक है, तो फोर्स जो काम करेगा वो बस यहाँ पे 6 हो जाएगा, बाकी ये 1.0 हो जाएगा, यंग मॉडुलस 0.91 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग करना है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एनसीईआरटी का 9.7 है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है फोर आइडेंटिकल hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg. The the inner and outer radii of each column are 30 cm and 40 cm respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column. Young modulus of steel 2.0 into 10⁻11 पास्कल। तो माय डियर, क्वेश्चन के हिसाब से 4 हॉलो सिलेंड्रिकल हैं जिसने 50,000 किलो के वेट को संभाल रखा है। यानी अगर एक सिलेंडर की बात करी जाए तो एक सिलेंडर में जो लोड बर्दाश्त किया वो 1/4 बर्दाश्त किया। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो फोर्स लग रहा है वो टोटल वेट का बाई फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन के अनुसार तो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, वेट का फॉर्मूला m/g होता है, तो m की वैल्यू 50,000 है और g की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है इस वजह से मैं 9.8 लूंगा। बाई 4 हो गया, इतने न्यूटन आ गया। कैलकुलेशन हम लोग हमेशा लास्ट के लिए रखते हैं तो हम लास्ट में ही रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो इसकी हमें निकालना है स्ट्रेन। ठीक है, तो हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। स्ट्रेन एप्सिलॉन होता है सिंबल इसका। ठीक है, यंग मॉडुलस हमको क्वेश्चन में गिवन है। यंग मॉडुलस जो है 2.0 इंटू 10⁻11 पास्कल है। ठीक है, अब बचा, अगर गौर से देखा जाए तो y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है और हमें स्ट्रेन चाहिए तो स्ट्रेन बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन y। स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन y, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इनटू y। दिक्कत है a से। ठीक है, तो अगर a क्या होता है, a वो हिस्सा होता है क्रॉस सेक्शन का जिसमें मटेरियल है। मतलब ये कि ये बड़ा वाला होलो सिलेंडर है
अंदर से खाली है, तो ये वाला जो रेडियस है बड़ा वाला वो, और ये है छोटा वाला रेडियस, ये आपको दोनों गिवन है। छोटा वाला रेडियस जो आपको गिवन है वो आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बोले तो 0.3 मीटर, और बड़ा रेडियस दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के 0.4 मीटर। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मटेरियल कितने में, मटेरियल सिर्फ इतने में है, यानी हमें एरिया सिर्फ इतने का ही लेना है। बात समझ में आ गई? एरिया आप, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, तो वैसे रेडियस दिया है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कैपिटल R2 स्क्वायर माइनस सॉरी पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, फिर भी पाई आर कॉमन हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ए का वैल्यू भी अपने पास आ गया, चलो हम ए निकाल ही लेते हैं। पाई आर का वैल्यू 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 0.1 सब्ट्रैक्ट 0.17, यानी कुल मिला के 0.07। ए का वैल्यू हो गया पाई इंटू 0.07 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया, बस अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। स्ट्रेन बराबर आ गया, फोर्स कितना है 50,000 इंटू 9.8 अपॉन 4, ये हो गया फोर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई इंटू 0.07, और यंग मॉडुलस कितना है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, तो ये हो गया कितना 50,000 इंटू 9.8 अपॉन 4, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू 0.07 इंटू 2.0 इंटू 10 टू द पावर 11, ये कट गया, ये 0 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्योंकि स्ट्रेन में कोई यूनिट नहीं होता, इस वजह से मैंने बिना यूनिट का निकाल दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे मेरी शीट का, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9.11। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है मैं बोल दे रहा हूँ। लिखा है अ 14.5 kg मास कॉमा फास्टेंड to the end of a steel wire of unstretched length 1.0 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. ठीक है, the cross sectional area of wire is 0.065 centimeter square. Full stop. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. Young modulus is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. पहली बात तो जिसको मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल नहीं आता वो ये सवाल नहीं कर सकता, लेकिन बात बहुत छोटी सी है, बात कोई हाईफाई नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे मोशन को मोशन ऑफ वर्टिकल सर्किल कहते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में किया ये गया है कि एक जगह से बांध कर एक स्टील वायर में एक बॉडी को, जिसका मास m मान लेते हैं, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। तो बनी बात है इस रस्सी पे, इस स्टील वायर पे, जो भी वायर है ये, उस पे दो फोर्स काम करेंगे एट द लोवेस्ट पॉइंट। दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। यहाँ पे दो फोर्स काम करेंगे, एक है mg जो हमेशा काम करते ही करता है, ठीक है, और जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है विच इज m ओमेगा स्क्वायर r। mv स्क्वायर अपॉन r भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ ओमेगा निकालना आसान है इस वजह से m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो कोई हाई फाई सवाल नहीं है, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। यहाँ पे बांध दिया है तार और ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्किल में। जिस समय लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा उस समय की बात हो रही कि उस समय जो फोर्स इस पे लगेगा उस फोर्स को हम लोग कहते हैं तनाव, यानी टेंशन। यानी जो फोर्स इस तार पर है वो बेसिकली क्या है, टेंशन के बराबर है। यानी अगर हमसे इस क्वेश्चन को करने के दौरान हमें फोर्स की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी तो बेसिकली हम किसकी वैल्यू रखेंगे, टेंशन की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इस तार पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन के बराबर होगा। ठीक है, और
मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो टेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर लगता है m ओमेगा स्क्वायर r और प्लस mg। बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर ये ओमेगा कैसे आएगा, तो इसमें क्वेश्चन में 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड लिखा है, सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर इस फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो आप जब यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड ओमेगा बन जाएगा, नहीं समझे, यानी f इज इक्वल टू 2 आरपीएस, फ्रीक्वेंसी 2 आरपीएस है, तो f से ओमेगा बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो बिकॉज f इज इक्वल टू दिस एंड ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ दिस, तो implies that क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकंड। समझ गया ना, f की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करी है हमने, तो 2 into 2 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू व्यवस्था बन गई। मास हमको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में मास हमें गिवन है, मास कितना गिवन है 14.5 kg, 14.5 kg की बॉडी है। यहाँ पे जो रेडियस है इस पाथ की वो बेसिकली किसके बराबर है, इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है, ठीक है। कौन सी लेंथ, इनिशियल लेंथ, ठीक है। जो वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 1 मीटर दे रखा हुआ, बात समझ में आ गया, बोलो, तो ये 1 मीटर हो गया, क्लियर। यानी कुल मिला के अपने पास ओमेगा की व्यवस्था है, m की व्यवस्था है, r की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, तो f निकाला है, ठीक है। तो हम फालतू में कैलकुलेशन क्यों करें, हम बाद में करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी आपको यंग मॉडुलस दे रखा गया, इलॉन्गेशन निकालना है, हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इस हिसाब से यंग मॉडुलस इक्वल टू फोर्स इनटू इनिशियल लेंथ और a इनटू स्मॉल लेंथ। y यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन, सारी वैल्यू मैं रख देता हूँ, 2 into 10 to the power 11। फोर्स की वैल्यू ये जो है m ओमेगा स्क्वायर r प्लस mg हो जाएगी। इनिशियल लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा गया है, दे रखा गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दे रखी 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कुल मिला के 0.065 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। समझ गए, एरिया की वैल्यू 0.065 into 10 to the power -4 हो गया। इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, समझ गए। तो बस कुल मिला के अल्टीमेटली L निकालना है, बाकी m ओमेगा स्क्वायर में चलो मैं वैल्यू रखता हूँ। m कितना है 14.5, ओमेगा कितना है 4 पाई का स्क्वायर, r कितना है 1, m कितना है 14.5, g कितना है 9.8, ये कंप्लीट हो गया। L कैपिटल L की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, तो ये हो गया 1, ठीक है, अपॉन 0.065 इंटू 10 to the power -4 है ही, ये वाला नीचे चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 to the power 11 सॉल्व हो जाएगा। ये जब सॉल्व हो जाएगा तो इंक्रीज इन लेंथ आ जाएगा 1.87 इंटू 10 to the power -3 मीटर। व्हाट द पॉइंट, मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ। जब किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधकर, स्ट्रिंग से बांधकर वर्टिकल सर्किल में घुमाया जाएगा तो लोवेस्ट पॉइंट पे 2 फोर्स काम करेंगे जो बॉडी को नीचे खींचेंगे। एक है उसका वेट और एक है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r भी होता है और m ओमेगा स्क्वायर r भी होता है। अगर v की व्यवस्था होती तो मैं डेफिनेटली mv स्क्वायर अपॉन r रखता, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बताई गई है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 2 आरपीएस बताया गया है, तो f से ओमेगा निकालना आसान होता है। तो ओमेगा की व्यवस्था हो गई थी, इस वजह से हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर आ रखा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग टूटी नहीं है, सब बैलेंस्ड है, इसलिए T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r प्लस mg हो जाएगा। यानी कुल मिला के इस रस्सी पे जो फोर्स है वो टेंशन है Ft के बराबर है और T इतने के बराबर है, तो हमारा फोर्स आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया की व्यवस्था हो गई, यंग मॉडुलस गिवन था, ठीक है।
इंक्रीज इन लेंथ निकालना था और इनिशियल लेंथ हमको दे रखा था, पूरा सॉल्व कर लिया, कॉपी कर लीजिए। आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जिस प्रकार से आप स्प्रिंग को देखते होंगे, तो स्प्रिंग को जब लोग खींचते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वैसे ही वायर होता है, अब वायर को भी थोड़ा खींचेंगे तो उसमें भी एक स्प्रिंग जैसा बिहेवियर है। वैसे ही इलास्टिसिटी की बात कर ही रहे हैं, तो इलास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी में हमने क्या बताया कि जब हम बॉडी को खींचते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर, जब बॉडी को खींचते हैं तो उसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, और शेप डिफॉर्म होने के बाद जब बॉडी को वापस छोड़ देते हैं फिर वैसे होता है, यानी जस्ट लाइक स्प्रिंग। ठीक है, तो जिस प्रकार से स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वैसे ही किसी वायर को अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही अंदर खींचें, मतलब ये नहीं कि लिमिट से आगे चले जाओ तार में डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाए, है ना। तो अगर हम किसी तार को, किसी वायर को खींचते हैं और इतना खींच रहे हैं सिर्फ कि वो अंडर इलास्टिक लिमिट रहे, तो उसमें भी क्या स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग की तरह ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो उसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि क्या आपको क्लास मतलब जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है, क्या उसका एक फंडा आपको याद है। फंडा क्या है, किसी भी सिस्टम में स्टोर्ड जो एनर्जी होती है, चाहे वो काइनेटिक हो और चाहे वो पोटेंशियल हो, उसको कैलकुलेट करने का, डिराइव करने का एक ही रास्ता है, वो है वर्क डन। ठीक है, क्योंकि जितना हम वर्क करते हैं वही वर्क उस सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी या उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी टोटल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर मैंने पढ़ाया था, अभी हम एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a stretched wire, elastic potential energy stored in a stretched wire। जैसा कि मैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर वाली कंसेप्ट को बता रहा था, मैं लिख देता हूं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें वायर में निकालनी है कि वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल, या ऐसे लिख दें, ऐसे लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ stretched wire would be equal to work done by external agent, work done by external agent to stretch it। ठीक है, तो जैसा मैं कह रहा था मैंने वैसे ही लैंग्वेज में लिख दिया है कि किसी भी वायर में उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जितना उसको खींचने में कोई बाहर से कोई इंसान, कोई मशीन वर्क करती है। यानी अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं मैं तो उसका मतलब हो गया U बराबर W, U बराबर W। तो अब मैटर क्या है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन वाला F डॉट dx लगाएंगे। अब सवाल उठता है क्यों लगाएंगे, वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट dx लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि माय डियर ये जो फोर्स होगा, मतलब यहाँ पे जब हम वायर को खींचते हैं तो जो फोर्स होता है वो एक वेरिएबल फोर्स होता है। मैं अभी बार बार स्प्रिंग का नाम ले रहा था। ठीक है, तो जो वायर का भी जो फोर्स है वो स्प्रिंग जैसा ही होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर माइनस kx। यानी आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचते हो, यानी x जितना ज्यादा होता है, स्प्रिंग भी उतना ज्यादा फोर्स लगाती है। तो वायर के साथ भी ऐसे ही है कि आप जब वायर को जब खींचते हो तो जितना ज्यादा आप खींचोगे तो वायर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे वो उतना ही ताकत लगा के वापस
रिस्टोर करना चाहते हैं। यानी अल्टीमेटली जो समझदार इंसान है वो कंसेप्ट को समझे, और जो बेवकूफ इंसान है वो याद कर ले कि वर्क डन का हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, W बराबर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। क्योंकि अक्लमंदी यही है, वैसे जिसको साइंस आती है, जिसको साइंस अच्छे समझनी है, उसको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन में हम कब केवल F.S लगाते हैं, यानी बिना इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, और कब हम विद इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम आपको बताए दे रहे हैं फिर से एक बार कि अगर फोर्स की वैल्यू फिक्स रहे, फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में वर्क डन का फॉर्मूला सीधे सीधे F वेक्टर डॉट S वेक्टर यानी Fs cos थीटा लगा दीजिए। लेकिन अगर फोर्स किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो फिर आप बिना इंटीग्रेशन वाला लगाए आप काम नहीं चला सकते। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली कह लीजिए या हमारे एनालिसिस से कह लीजिए, तो वर्क डन जो होता है वो मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। इस केस में, किस केस में, जब हम वायर को खींच रहे हैं, और वायर को खींचने का मतलब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम किसी तार को, मतलब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं। और स्प्रिंग को खींचने पे हमने पढ़ रखा है प्रीवियस चैप्टर्स में, डायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फोर्स होता है स्प्रिंग का वो वेरिएबल फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं रिजेंबल करने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब जब हम वायर को भी खींचते हैं तो वायर का भी जो फोर्स होता है वो भी कैसा होता है, वेरिएबल होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल फोर्स होने की वजह से W बराबर इंटीग्रेशन F.S लगाएंगे। अब यहाँ पे एक दिक्कत आके खड़ी हो गई हमारे सामने कि लिमिट क्या रखें। यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझा रहा हूँ, हर चीज का विद प्रॉपर लॉजिक। पहली बात, पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि हर वो चीज जिसमें डिफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी आती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तब आती है बॉडी में जब बॉडी को डिफॉर्म किया जाता है। स्प्रिंग होगा, आप डिफॉर्म करेंगे, खींचेंगे, दबाएंगे, यानी एक तरीके से आप क्या कर रहे होंगे, डिफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल। वायर के भी केस में आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, उसको डिफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसमें कौन सी एनर्जी आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सेकेंड स्टेप, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो बेसिक फंडा होता है कि किसी भी चीज़ में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी क्यों ना हो, ठीक है। अब ये मैटर है, यहाँ पे हम तार खींच रहे हैं, तो तार खींचने के केस में कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो यही कोई बॉडी को धक्का देने वाला केस होता, बॉडी के चलने का केस होता, तो हमारे द्वारा किया हुआ वर्क उस बॉडी की किसके बराबर हो जाता, उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता। ठीक है, तो इस केस में हम लोग वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से हमारे द्वारा किया हुआ जो वर्क होगा वायर को खींचने में, वो उसके किसके बराबर हो जाएगा, उस स्ट्रेच्ड वायर की पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेप आ गया कि हमें वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला या बिना इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब सवाल यहाँ पे अगला स्टेप आ जाता है कि हम इसको कहाँ से कहाँ तक खींचेंगे। ठीक है, तो हम इसको x इक्वल टू 0 से, यानी जब बिल्कुल नहीं खींचा था तब से तब तक खींचेंगे जब तक हम इलोंगेशन स्मॉल l के बराबर नहीं कर देते। तो अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट में हमने एक तार को ऐसे लटका दिया है, इसका जो इनिशियल लेंथ है वो इनिशियल लेंथ l है। इसको अगर मैं फोर्स F लगा के खींचूंगा तो इसकी जो लंबाई है उसमें इजाफा होगा। ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझिए। मान लेते हैं अभी इस समय इजाफा कितना हुआ है लंबाई में, x। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके यानी dx करके इसकी लंबाई लगातार, समझ रहे हैं, बढ़ी रही है। ठीक है, और कब तक हमें इसे खींचना है, तब तक खींचना है जब तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी नहीं हो जाती, टोटल स्मॉल l के बराबर नहीं हो जाती। व्हाट द पॉइंट, मतलब ये कि आपने कब शुरू किया, इस जगह पे आप शुरुआत में थे, यानी उस समय x 0 था, और तब तक आप खींचेंगे जब तक x की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, l नहीं हो जाती। व्हाट द पॉइंट, ठीक है। तो मैंने समझ गए ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप a मान सकते हैं इच्छा हो तो। ठीक है, तो चलिए क्लियर है। तो वायर है, वायर की लेंथ कैपिटल L थी, हमने इसको फोर्स लगा के खींचा, तो मान लिया कि अभी हम x खींच पाए हैं और dx करके लगातार अभी हम खींच ही रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा dx dx मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उसको हम लगातार खींचेंगे। कब तक खींचेंगे? जब तक इसकी टोटल इलोंगेशन l के बराबर नहीं हो जाती। यानी जिस समय आपने शुरू किया उस समय आपने इलोंगेशन कितना दे पाए थे आप इसको? x। और जब पूरा आपने खींच लिया l के बराबर, टोटल इलोंगेशन कितना हो गया? l। बात समझ में आ गया? अब यहाँ से एक फायदा हुआ कि जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो u बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके केवल l तक लिख दूं, अंडरस्टूड है? 0 से लेके l तक लिख दिया, केवल अंडरस्टूड रहता है कि ये किसकी वैल्यू है? x की ही वैल्यू है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा f इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? थीटा 0 है, साफ साफ दिख रहा है, dx भी नीचे है और f भी नीचे है। थीटा कितना हो गया दोनों के बीच का? 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस प्रकार से u बराबर इंटीग्रेशन 0 से l f dx, तो u बराबर इंटीग्रेशन 0 से l और ये हो गया f इंटू dx। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। गॉट इट? मामला वायर का है, बिना यंग मॉडुलस के याद किए कैसे हो सकता है? तो चलिए, वी नो दैट यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया और इंक्रीज इन लेंथ। अभी फिलहाल इंक्रीज इन लेंथ कितनी मानी है? x। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग इंटरमीडिएट पे हैं, अभी फाइनल पे पहुंचे नहीं, ठीक है? और इनिशियल लेंथ कितनी थी? l। तो इस हिसाब से y बराबर FL अपॉन AX हो जाएगा। तो अगर मैं f निकालूं यहाँ से तो f बराबर YAX अपॉन L हो जाएगा। इस f को उठा के यहाँ रखा जा सकता है। Got it? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन u बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके L तक f की जगह हो गया YAX अपॉन L इंटू dx। u बराबर y a अपॉन l बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके l x की पावर 1 dx हो जाएगा, ठीक है? x स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन पावर पे 1 ऐड हो जाता है, उसी पावर से डिवाइड हो जाता है, यानी u बराबर y a अपॉन l और ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 0 से लेके l तक, ठीक है? अब क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो u इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल और ये हो गया एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ठीक है? इस प्रकार से u बराबर हो गया वाई ए एल स्क्वायर अपॉन 2l। देखा जाए तो फॉर्मूला आ चुका है, बट मैटर क्या है कि हम लोग को जो फॉर्मेट है वो कुछ अलग ही है, जो फॉर्मूला हमें लाना है, ठीक है? फॉर्मूला जो लाना है वो लाना है u इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ऐसे लाना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, मतलब समझिए ना, डेरिवेशन यहाँ तक हो चुका है। अब आपको फॉर्मेट लाने के लिए आपको कुछ यहाँ तोड़फोड़ करनी है। कैसे करेंगे? u इज इक्वल टू, एक काम करिए, हाफ पहले ही अलग कर लीजिए, हाफ को मिला नहीं पाएंगे, ये y है, उसके बाद स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, ठीक है? अभी क्या बचा हुआ है? स्मॉल एल एक बचा हुआ है, ए बचा हुआ है। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये y लिखा हुआ है और ये स्ट्रेन लिखा हुआ है, और कायदे से देखिए ये y है और ये चेंजिंग लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ यानी स्ट्रेन लिखा हुआ है। तो यंग मॉडुलस, देखिए यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं यंग मॉडुलस के साथ स्ट्रेन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y इंटू स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। गॉट इट? है ना? मैं लिख दूं एप्सिलॉन की वैल्यू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल, तो y इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या होता है? स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यंग मॉडुलस ये लिखा हुआ है और स्ट्रेन ये लिखा हुआ है, तो यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्ट्रेस के बराबर होता है, ठीक है? तो आपका 30% काम हो गया। u इज इक्वल टू हाफ, ये बन गया क्या? स्ट्रेस। अब आगे देखिए, अगर मैं कैपिटल एल से डिवाइड और कैपिटल एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या हो गया? स्ट्रेन। और ये a इंटू एल क्या हो गया? वॉल्यूम। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला बन गया u इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम।
गॉट इट? अब हम लोग इस फॉर्मूले को दो और फॉर्म में पढ़ सकते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस इन स्ट्रेन। देखिए, तो इसमें क्या है, अगर हम फॉर्मूला देखें, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो अगर हम इसको स्ट्रेस यहां से कैलकुलेट करें, समझिएगा बात को, अगर मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर लूं तो स्ट्रेस बराबर y इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं इस फॉर्मूले में स्ट्रेस के प्लेस पे वैल्यू रख दूं तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा U इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ y, स्ट्रेस की जगह हो गया है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन एक और है यहाँ पे, तो y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इस प्रकार से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेस्ड वायर यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन के टर्म्स में आ गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे केस में अगर यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आप लेके चलो और आप यहां से स्ट्रेन कैलकुलेट करो, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई, यानी इस हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा U इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस हो जाएगा तो 1/2y स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। मतलब ये है कि फॉर्मूले में अगर स्ट्रेस आया तो y डिनोमिनेटर में जाएगा और अगर स्ट्रेन आया तो y न्यूमरेटर में रहेगा। दोनों ही केसेस में चाहे स्ट्रेस और चाहे स्ट्रेन की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हो, दोनों में ही स्क्वायर रहने वाला है और 1/2 दोनों में रहने वाला है, वॉल्यूम दोनों में रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले आपके पास हो जाते हैं, सॉरी 3 फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है।